अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री बैचलर लेवल का लेक्चर नंबर 41 या लेक्चर नंबर 41 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा अगेन हमारे प्रीवियस टॉपिक जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स फ्रॉम 1905 टिल 1947 इन द सब कॉन्टिनेंट, जो हम लोग लास्ट और पिछले लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे वो सियासी अहम वाक़यात जो 1905 से लेके 1947 तक बरे सग़ीर में हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसका आज हम पार्ट 2 यानी कि हिस्सा 2 करेंगे। क्योंकि मैंने अपने लास्ट यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको वाज़ह कर दिया था कि जो हमारा टॉपिक होगा वो ज़रा थोड़ा लेंदी भी और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सारे मेजर इवेंट्स आएंगे। क्योंकि ये सवाल आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे लाजमी पूछा जाता है, तो हम इसको 3 हिस्सों में मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, बांटा हुआ है, ताकि आपके पास अगर शॉर्ट में भी अगर ये सवाल आ जाता है तो आप आराम से इन टॉपिक्स को आराम से आप लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक को समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इन लेक्चर्स को अब देखना शुरू किया है, नए स्टूडेंट्स या नए एज आपने शागिर्द के तौर पर आपने ये लेक्चर्स देखना शुरू किए हैं, तो इस चैनल को और इन लेक्चर्स को ज़रूर आप नोट करें। और आपके दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल आईडी है, अगर आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइडेड हों या नीड हों, तो हम इसको ज़रूर आपको देंगे। आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने प्रीवियस टॉपिक में इसी करंट टॉपिक का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। कुछ मेजर इवेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। अब हम लोग उसके आगे के थोड़े इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना बेटा कि आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पर सिर्फ एक ही सवाल आता है कि 1905 से लेके 1947 के इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स अकर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि आपके बड़े सग़ीर में जो अहम वाक़यात हुए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तश्कील में 1905 से लेकर 1947 तक, आज को वजाहत करें। ठीक है बेटा, तो अगर देखा जाए तो हमने लास्ट टाइम जो हमने लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था वो था 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी कि यौम निजात का दिन था। अब हम लोग तहरीक पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान मूवमेंट जो 1940 से लेकर 1947 तक कहलाता है। ठीक है बेटा, ये तहरीक पाकिस्तान है, क्योंकि इसमें पहला जो आपका मेजर इवेंट था वो था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। क्योंकि आपने अगर नोट करा हो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 1857 के बाद मुसलमानों पर ये ब्लेम यानी कि इल्ज़ाम लग चुका था कि उनकी लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ ब्रिटेन्स, और उनका अब कोई दावेदार नहीं है, कोई निसाब नहीं है। इसी वजह से सारे मुसलमानों के मजहबी, समाजी, सियासी और माशी लिहाज से रिलीजियस, सोशल, पोलिटिकल, इकनॉमिकल राइट्स ख़त्म हो चुके थे। और इनको वापस से उजागर करने के लिए जिनका अहम किरदार था मुस्लिम लीग में, उनके नाम मैंने मेंशन किए हुए, जिनमें सबसे अहम नाम मोहम्मद अली जौहर का आता है। फिर अगर आपने नोट करो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना का नाम आता है, अल्लामा इकबाल का नाम आता है, चौधरी रहमत अली का नाम आता है। बेटा, ये सारे के सारे जितने आपको नाम दिख रहे हैं ये मेजर जो लीडर्स थे उस वक्त के, उन्होंने इन काविशों में रखा। और इसी वजह से पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो आपके सामने आया, जिसको हम करार लाहौर बोलते हैं, लेकिन आज के वक्त में पाकिस्तान को आज़ाद हो गया, तो इसी दौरान हमने अपनी एक डिमांड कर दी थी सेपरेट होमलैंड की, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, फेडरल स्कीम की। और इसी वजह से हमने ये पाकिस्तान डे पहले बनाया भी है, मार्च 24, 1941 में हमने पहला इवेंट बनाया भी बेटा। और मार्च 23, 1940 को मौलाना फजल हक साहब जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहे हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया था। चौधरी खलीलुज़्ज़मान ने इसको डिज़ाइन किया था, मिस्टर जिन्ना ने इसको 2 दफ़ा पढ़ा था कि ताकि कोई गलती ना हो, और खान लियाकत अली खान ने इसको प्रोवाइड पूरे इलाकों में जा जाकर समझाने की कोशिश की थी कि हमने अपने पाकिस्तान की डिमांड कर दी है। क्योंकि असल जो टेक्स्ट था बेटा इस रेजोल्यूशन का वो यही था कि जब तक कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग के आइनी मनसूबाबंदी नहीं हो सकती उस वक्त तक, कि जब तक मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड या यूनिटेरियस जो आपको है ना टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट जो थी, जो जिसमें नॉर्दर्न एरियाज जितने भी आ रहे थे, ईस्टर्न जोन्स आ रहे थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उसको उन सबको मिलाकर एक रियासत ना बना दें, एक स्टेट क्यों ना बना दें। क्योंकि बेटा उस वक्त तक हमारी ऑटोनोमस यानी कि खुद मुख्तारियत नहीं होगी, तो उस वक्त हमारी राइट भी हमें नहीं मिलेंगे, हमारा हक भी नहीं मिलेगा, हमारी हाकमियत भी नहीं होगी, और पूरा रिवाज किसका कायम होगा, हिंदुओं का और बरतानिया का। ये
उस वक्त के लिहाज से सब इंटेलेक्चुअल्स जो जर्नलिस्ट को पता था, और आज के लिहाज से हमारे जितने भी मेजर रिसर्च पेपर्स हैं उनमें सारी बातें होती हैं। अगर नोट करो, उसके बाद सबसे मेजर पॉलिटिकल इवेंट जो है वो क्रिप्स मिशन था, क्योंकि बरतानिया को इस बात का एहसास हो चुका था, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 में घिरी हुई थी। तो यही वो रीज़न था जिसके बिहाफ पर जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो मेन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसमें जापानीज़ और बर्मा मिलकर बरतानिया को ख़त्म कर रहे थे, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि अब इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको अब ख़त्म किया जाए। अब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाजमी हैं, इसी लिहाज से उन्होंने एक गवर्नमेंटल अपॉइंट डेलीगेट को अपॉइंट किया, जिसमें चेयरमैनशिप जो थी वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स की थी। और वो इंडिया में जब आए 23 मार्च 1942 को, हम उस वक्त अपना पाकिस्तान डे बना रहे थे 2nd, और इसी दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो सबसे अहम किरदार था इंडियन लीडर्स का, वो शुरू हो चुका था। और यही वो रीज़न है कि गवर्नमेंट जो उस वक्त की थी, इसके हिसाब से 1942 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना लाजमी थी। लेकिन क्रिप्स मिशन असल में था क्या, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? बेटा देखो, एक हमेशा याद रखना कि आपको पता होना चाहिए कि जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि आइनी पासदारी या इस्लाहत नहीं होगी पूरे के पूरे मुल्क में या पूरे आपके रियासत में, तो कोई भी किसी के भी राइट्स मुमकिन नहीं है कि उसको फराम कर दिए जाएं। इंपीरियल काउंसिल्स के हिसाब से प्रोविजनल लेजिस्लेटिव या फिर असम्बली जो आज के हिसाब से है, वो गवर्नमेंट उस वक्त प्रोवाइड करे। कमर्शियल एग्रीमेंट जितना ही पॉलिटिकल सपोर्ट है बरतानिया को वर्ल्ड वॉर 2 में, वो यहाँ से इंडियंस उनकी मदद करें, यानी कि हिंदू मुसलमान माइनॉरिटी सब मिलकर उनकी मदद करें। लेकिन इस पर ऑब्जेक्शंस भी हुए। वो ऑब्जेक्शन करने की हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं है, हमें आपको सिर्फ ये बताना है कि मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हुए। अगर नोट करो कि इसके बाद सबसे अहम मूवमेंट जो शुरू हो गई थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, जिसको हम उर्दू में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक कहते हैं। ये 1942 में शुरू हुई। इसका असल मकसद क्या था? बेटा देखो, बरतानिया 8 अगस्त 1942 को हिंदुओं ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। एक वायलेंट एजिटेशन शुरू हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे कायदे आज़म को पता था कि कोई भी मूवमेंट हथियार उठाए बगैर या फिर वायलेंट हुए बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती, इंतशार होगा। और यही वो रीज़न था जिसके बिहाफ पर फर्स्ट स्लोगन जो डिवाइड का था, फर्स्ट डिवाइड देन क्विट, पहले आप तकसीम कर लो और फिर छोड़ दो आप, ये कायदे आज़म अपना स्लोगन उठा के बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर बरतानिया से चली गई तो पूरे का पूरा रवाज या राज किसका कायम हो जाएगा? कांग्रेस का। अब कांग्रेस अगर देखा जाए तो उसके बाद जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट था वो कौन सा था? जिन्ना गांधी टॉक, यानी कि जिन्ना गांधी के मुज़ाकरात जो 1944 में हुए। रीज़न क्या था? क्योंकि 1942 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक आगाज़ हुआ तो उस वक्त कांग्रेस लीडर्स को ये वायलेंट होने पर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंतशार फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। और गांधी अब तीसरी नहीं 4थी दफ़ा जेल जा चुके हैं। कायदे आज़म एक दफ़ा भी जेल नहीं गए। यही एक सियासतदान की सबसे बड़ी पहचान होती है बेटा। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जो जितना बंदा जेल में जाता है तो उसकी बात मानी जाती है। कभी आज तक कभी किसी मुजरिम की ये समझाया गया है कि वो सही हो? सोचने वाली बात है। वैसे ये हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन अगर आपने नोट कराओ कि गांधी को अब किसकी ज़रूरत पड़ रही है, गांधी उसको पता है कि अब हमारे को मुसलमानों की ज़रूरत पड़ेगी, कि ना बरतानिया इतनी आराम से जा रही है, ना वो हमारे राइट्स दे रही है, ना उनको इंपीरियल काउंसिल्स में अथॉरिटी मिल रही है, ना पावर और ट्रांसफ़र जो इंडियंस का, हिंदुओं का हक है अखंड हिंदुस्तान का, उसका कॉन्सेप्ट वो क्रिएट नहीं कर पा रही है। तो इस बिहाफ पर गांधी ने बाकायदा कायदे आज़म को कंस्पिरेसी के तौर पर लेटर्स लिखे, और उसमें अगर आपने नोट करा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी है कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये तो ऐसा ही लग रहा है ना कि एक बंदा जो बहुत ज़्यादा बेचैन है उसी के हिसाब से उनको वो ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। और उनके रिप्लाई में कायदे आज़म ने बम्बई में अगस्त के दौरान ये मीटिंग का आगाज़ करने की कोशिश की, लेकिन पहुँचते पहुँचते सितंबर हो गया। लेकिन असल जो गांधी रिफ्यूज कर रहे थे वो किस बात पर थे? टू नेशन थ्योरी पर। जबकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन टू नेशन थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट पे जो अमल कर रहे थे वो कौन थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये समझ में आना चाहिए था, यानी कि वो ये सोच में पड़ गए थे कि गांधी अगर असल क्या चाह रहा है। अब जब तक कि मुलाकात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि असल उसका दिमाग क्या चल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लस उनका जो ऑब्जेक्टिव था गांधी का वो ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब ये कैसे मुमकिन है कि 40 साल की स्ट्रगल में अब गांधी को यह एहसास हो रहा है कि किसी तरह मुसलमान और हिंदू इत्तेहाद करके बरतानिया को निकालें? ये नामुमकिन सी बात थी और ये पूरी साजिश दिख रही थी किसकी? गांधी की। इसके अलावा भी मेजर पॉइंट्स थे बेटा, लेकिन आपको मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इवेंट्स बता रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ तक पहुँच चुका है। अब यही वो रीज़न है कि यही अगर
आपको एक तस्वीर अगर दिख रही हो तो यहाँ पे गांधी ने कायदे आज़म को जकड़ के रखा हुआ है, लेकिन कायदे आज़म ने कुछ नहीं रखा। ये वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसपे बरतानियों को ये एहसास हो चुका था कि इनके दरमियान में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, और कायदे आज़म ने तो ये सोच ही लिया था कि गांधी अब चीटिंग, हिपोक्रेसी या करेंसिंग, आपने अगर नोट करो अब ये सारी बद इखलाकियात में आ गई है, क्योंकि अब मुसलमान थोड़ी मानेंगे अगर कायदे आज़म बोल भी दें कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में आ जाएं, तो खिलाफत मूवमेंट सामने है, साइमन कमीशन सामने हैं, इवन क्या अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सामने है, सिविल डिसोबीडियंस, इतने सारे मेजर इवेंट्स हो चुके हैं, कैसे मान लेंगे अवाम। अब यहीं पर यही बात करते हुए उसी वक्त एक और मैटर हुआ, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अगर आपने अगर नोट करा हो कि वर्ल्ड वॉर 1 के इख्तिताम के बाद फौरन इसी दौरान, यानी कि अब 1942 से लेके 1945 तक ये जो पूरा मेजर इवेंट्स हैं या वर्ल्ड वॉर 2 का है। अब वर्ल्ड वॉर 1 में भी हिंदुस्तान ने उस वक्त सबसे अहम किरदार अदा किया, मुसलमानों ने, और बरतानिया जीता, लेकिन अब ऐसे इकदाम आ चुके हैं जिसके ब्याह पर आम लोग इतनी आराम से चीज़ों को मानेंगे नहीं, और यही वो रीज़न था कि इसके ब्याह पर वेवल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। अब ये शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, रीज़न क्या था? असल में जो प्रेशर बढ़ा हुआ था यहाँ पर, जो दबाव था मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, उसको किसी तरह ख़त्म करना था, क्योंकि बरतानिया वैसे ही जकड़ी हुई है वर्ल्ड वॉर 2 में। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है कि वो किस तरह अपने आप को इकोनॉमिक रिफॉर्म से निकालकर इन चीज़ों को ख़त्म करे, और जो प्रेशराइज किया हुआ है, जो इंटेलिजेंस है जो कांग्रेस और मुस्लिम के दरमियान जो चल रही है, उनको देखें। लेकिन कायदे आज़म रिफ्यूज़ कर रहे थे इस फॉर्मूले को, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं अब वापस से बरतानिया किसका साथ देगा, कांग्रेस का, और कांग्रेस का सबसे अहम जो जुफ्स था उस वक्त, जो कलेक्टिव जो वे था, वो कायदे आज़म पहले ही समझ चुके थे। क्योंकि अगर आपने नोट करो बेटा कि यहाँ पर एक चीज़ का सबसे अहम रुझान आता है कि लॉर्ड वेवल, क्योंकि वेवल प्लान पहले आया, और आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि सबसे अहम जो बरतानिया का पूरा दिमाग चल रहा है वो किस पे चल रहा है, कायदे आज़म पे, बिकॉज यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, अखंड हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। एक यूनाइटेड होगी तो फिर अथॉरिटी कायम रखेंगे ना बरतानिया वाले, अगर तकसीम हो गया तो कैसे जवाब बनेगा। इसी बात पर लॉर्ड वेवल ने यही सोचा कि अब मुसलमानों को उनके हक दिया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर का बनाया जाएगा, ये पहला इकदाम, फिर गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उसी के ब्याह पर इलेक्शंस और असेंबलीज बनकर एक आइन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सबसे अहम इकदाम था। लेकिन आपने अगर नोट करो कि यहाँ पे कांग्रेस ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी होंगी, उनको एहसास हो गया होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घपला है, लेकिन लॉर्ड वेवल ने अपने मेन पॉइंट्स में यही बात रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन जब अगर फ्यूचर का यानी कि मुस्तकबिल का आइन उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मजलिस इंतजामिया ना हो। लेकिन उसमें भी 6 हिंदूज और 5 मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन रखी गई, यानी कि अगर कोई गवर्नर जनरल कल को बनता भी है तो वो हिंदूज का ही बन सकता है। मुश्किल से होगा कि मुसलमानों के फेवर में चला जाए, और उसको कमांडर इन चीफ करने वाले गवर्नर जनरल कौन होंगे, बरतानिया वाले। बात तो वही हो गई घुमा के, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी हो रही है, पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिल रहा है, सीट्स दी जा रही हैं। इवन के रिकॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो दी गई है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी है, तो इट मीन्स ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कम से कम नुमाइंदगी तो हो। नुमाइंदगी ही नहीं होगी तो आइन में अपने कवानीन को कैसे रखेंगे, यही सबसे बड़ी बात थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा शिमला कॉन्फ्रेंस को जब मुनक़दिक किया गया, अब जाहिर सी बात है होल्डिंग जब की गई, शिमला कॉन्फ्रेंस जब हुई, तो उसमें सबसे अहम जो प्लीज़ की गई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आई, क्योंकि उनको ये पता था कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन फार्मूला एक्सेप्ट इतनी आराम से नहीं होगा, क्योंकि पार्टीशन तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अब कांग्रेस जब एक्सेप्ट नहीं कर रही तो यहाँ पर जो फार्मूला जो असल में जो लॉर्ड वेवल देना चाह रहे हैं, कायदे आज़म ने तो एक्सेप्ट किया लेकिन कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यही वो बात आती है कि उसमें मेंबरान कौन थे जो रिजेक्ट करने वाले थे शिमला कॉन्फ्रेंस में। अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सबसे अहम दावेदार थे पंडित नेहरू थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, बलदेव सिंह, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और यूनिस पार्टी के जो उस वक्त इलीट मुसलमानों की क्लास के जो पार्टी के हेड कर रहे थे वो कौन थे, मलिक खजर हयात साहब। अब ये पूरी की पूरी कांग्रेस को इसलिए पता था क्योंकि उनकी मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, तो अगर कल को इलेक्शन भी होते बड़ी सेपरेट हो या फिर ज्वाइंट हो तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन जीत जाएगी, कांग्रेस, और मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी क्योंकि उनके साथ मिलकर कौन काम कर रही है, ये आपकी यूनिस पार्टी हो गई, अरब पार्टी हो गई, आपकी जमात उलमा हिंद हो गई, ये सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं। और मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे उस वक्त सिर्फ 3 हैं, जो खान लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब हैं। इन्होंने जब कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो इन्होंने उन
कुछ चीज़ तहफ़्फ़ुज़ात को मान लिया। क्यों माना होगा बेटा, रीज़न क्या है? अब रीज़न ही यही है कि कांग्रेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब्दुल कलाम आज़ाद सीट के हिसाब से मुसलमानों की नुमाइंदगी चाह रहे थे, क्योंकि मेजर जो पार्टी है वो कांग्रेस है। लेकिन कायदे आज़म का ये कहना है कि असल जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी वो मुस्लिम लीग है, और एक्नॉलेज किया जाए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हेड को बनाया जाए। कायदे आज़म एज अ नॉमिनेटेड हुए थे मलिक खज़र हयात की जगह, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के थे। लेकिन कायदे आज़म ये इस बात से कन्विंस नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस वापस से आके मुसलमानों के राइट्स को ख़त्म कर देगी, और प्लस वही राइट्स जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पार्लियामेंट में इतनी सीटें नहीं होंगी कि हम उसको पूरे का पूरा वापस से तनासुब में ला सकें या बहस में ला सकें। इसी बात पर जब कायदे आज़म ने बाकायदा ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने पे मजबूर हुए, तो कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन के दौरान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी तो होगी, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस की नुमाइंदगी को क्या हो जाएगा। इसी वजह से ये बखेड़ा फिर कांग्रेस ने खड़ा किया, और यही वो रीजन थी कि शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हुई। अब शिमला कॉन्फ्रेंस जब फेल हुई तो उसमें कायदे आज़म ने अपनी नुमाइंदगी को आगे रखा। मुसलमानों की नुमाइंदगी में अब्दुल कलाम आज़ाद और खज़र हयात को उनको जो सबसे अहम जो एक पार्टी का तनासुब था वो कांग्रेस की तरफ से था, ना कि मुसलमानों की तरफ से। यही वो निसाब था। इसी वजह से जब शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो अब तो एक ही जवाब रह जाता है, वो क्या है, इलेक्शंस। अब इलेक्शन ही करवा लो भाई, इलेक्शन करवा के देख लो। इलेक्शन में अगर कोई कामयाब होता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि सबको यकीन था कि जीतना तो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी में वही है। लेकिन क्या मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी जो होगी इलेक्शन में, क्या वो एक भी सीट जीत सकेगी? क्योंकि सारी की सारी पार्टियां तो लिंकअप हो गई हैं, अलायंस बना चुकी हैं, किसके साथ, कांग्रेस के साथ। तो असल तो मैटर यहाँ पर यही आता है ना, और ये एक बड़ा तजस्सुस भी, एक क्यूरियोसिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो हम इस क्यूरियोसिटी को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे चल के क्या होगा। अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अगर चीज़ों का इल्म हो या सर्वे हो बेटा तो इस रिगार्डिंग, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।